चलिए, तो पीवाईक्यू को हम कर रहे थे यहाँ पे आज। लास्ट क्लास में हमारी ये जलवाब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जलवाब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। कौन कौन सा क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट वाइज सही है। तो यह एक गैस है, जलवाष्प भी एक गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है, ऑब्वियस है, घटेगी, ठीक है। ध्रुवों पे इसका प्रतिशत अधिकतम होता नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो फिर वर्षन के रूप में हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, जलवाष्प होगा ही नहीं वहां पे, है ना। तो परिवर्तनशील है, वातावरण में, इन्वायरमेंट में ये इक्वल नहीं रहेगा। हाँ, कहीं पे ज्यादा आर्द्रता होगी, वर्ष ये होगा, जलवाष्प मिलेगा जहां आर्द्रता ज्यादा होगी, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखिएगा, यानी भूमध्य देखिए, वर्षावन में, गर्मी में और आर्द्रता के कारण इसमें इसकी मात्रा जो है हवा में 4% तक हो सकती है। ऊंचाई के साथ ये हमेशा घटेगी, ये ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में आर्द्रता नहीं के बराबर होगी, यानी 1% से भी कम, ठीक है। दूसरा कथन यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्रुवों पर इसकी प्रतिशत अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो ये भ्रामक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि तापमान में गिरावट आएगी, सूर्यताप कम होगा और वाष्पीकरण, इवापोरेशन जो है उसका रेट कम हो जाएगा, इसलिए जल वाष्प की मात्रा घटती है, ठीक है। चलिए, तो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज्यादा हीट नहीं होने देती। जैसे कि अगर आप ये समझिए, एक गीला तौलिया या गमछा ले लीजिए और अपने सर पे रख के धूप में निकलिए, तो क्या होगा? वो गीला जो आपका जो तौलिया या जो गमछा है, वो आपको हीट कम देगा, क्योंकि वो खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर की सतह से निकलने वाली जो, पृथ्वी की सतह से जो लंबी तरंगे निकलती हैं, विकिरण, इंफ्रारेड जो रेडिएशन को रोककर पृथ्वी की ओर वापस ही भेज देगी। इस तरह से वो कंबल की तरह काम करती है कि भैया गर्मी बाहर ना जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया ये, है ना। चलिए, तो स्थिरता, और ये वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता दोनों को प्रभावित करती है, वर्षा और तूफान जैसे मौसमी घटनाओं से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। ये आप लोग खुद से सेल्फ से ही कमेंट करते चलिएगा, मैं बार बार रोकूंगा टोकूंगा नहीं, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ? चेंज तो कर दिया था मैडम जी। अच्छा, वर्षण नहीं, वर्षा होगा। अच्छा ठीक है, चलिए, पर उस दिन तो मैंने किया था, फिर से लगता है वो पेज ही मिस्टेक हो गया। यहाँ वर्षा होगा, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, यानी कम होती है। वर्ष भर यहाँ पे बारिश होगी, यानी किस प्रकार की जलवायु पूछा जा रहा है यहाँ पे। वार्षिक यानी जो रेंज है वो बहुत कम होगा, यानी कि दोपहर के 12 बजे या पूरे दिन के और रात के बीच का जो अंतर होगा, मान लीजिए दिन में, डे एंड नाइट ऐसे समझिए आप, डे में ये 25 डिग्री है और नाइट में ये 20 डिग्री है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, 5 डिग्री का डिफरेंसेस है। वर्षण की बात करें में भिन्नता 50 से 250 के मध्य होती है। तो ये किस प्रकार की जलवायु है? तो ये समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है, यानी सभी प्रकार की जलवायु। हाँ हाँ, तो वर्षा कर दिया, यहाँ भी वर्षण, यहाँ भी वर्षा होगा, चलिए वर्षा कर दिया, यहाँ भी वर्षा होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा इलाका होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। विषुवतीय रेखा की जलवायु, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा जो है, वहां पे रेंज बहुत ज्यादा कम का अंतर नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, है ना। एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। चीन की जलवायु ठंडी ही होती है भाई, यहाँ पे इस तरह का वर्ष भर वर्षा होगी ये पॉसिबल नहीं है। उपोष्ण में, आर्द्र उपोष्ण जलवायु में पॉसिबल नहीं है, तो कोस्टल वाला ही हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे अभी और डिटेल में।
तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें समुद्र पश्चिमी तट जलवायु जो है उसको CFB के रूप में जाना जाता है। ये आपको ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा जो मैंने एनसीईआरटी आप लोगों को शेयर किया है। इसका जो पिक्चर फॉर्म होगा वो मैं यहाँ मैंने कुछ लगाया है कुछ कुछ जगह पे अभी, ठीक है, पिक्चर समझाने के लिए। शेखर जी जो आपने निकाल लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम ये था जो मिस्टेक थी उसको सिर्फ ऑप्शन से हमने ठीक कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यह जलवायु जो है महाद्वीपीय के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु के उत्तर और ध्रुवीय के दक्षिण में पाई जाएगी। यानी आप ऐसे देखिए, भूमध्य, ध्यान से समझिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु अलग है, भूमध्य रेखीय अलग है। तो भूमध्य सागरीय का मतलब इटली के आसपास का क्षेत्र वाला, यानी खट्टे फल, सिट्रस फल होंगे यहाँ पे, गूदेदार होंगे, जिससे कि रस निकाल के आप शराब बना सकते हैं। शैंपेन नाम तो सुना ही होगा, है ना? नहीं, सिलेक्शन आप लोगों के सिलेक्शन के बाद शैंपेन नहीं खुलेगा, शराब से थोड़ा मैं दूरी रखता हूँ। चलिए, हाँ, ब्लैक कॉफी पी जा सकती है। तो मेडिटेरियन के ये देखिए उत्तर में है, यहाँ पे मेडिटेरियन है, इसके उत्तर में ऊपर में, और ये पोलर हो गया, पोलर क्लाइमेट। इसके दक्षिण में यही है। तो अगर मैप में देखिएगा, तो अगर मैप को इमेजिन कर पा रहे हैं अगर आप, तो ज्योग्राफी आपके लिए हलवा है, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो ये देखिए उत्तर पश्चिम जो यूरोप है। अब यूरोप की बात करें हम, तो ये पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में वो भी उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम ये वाला इलाका। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम आएगा। अब ये इलाका थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि अमेरिका का कैलिफोर्निया के उत्तर में, और कनाडा का वैंकूवर, दक्षिण का चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ पे, अमेरिका यहाँ पे, इस ये इलाका जो है समुद्री पश्चिमी तट जलवायु की विशेषता है, ठीक है। तो तापमान की बात करें, टेम्परेचर, तो लो एनुअल और डेली टेम्परेचर रेंज जो है बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा गर्मी में, तो सर्दी में 4 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा। तो दैनिक तापमान की सीमा जो है बहुत कम होती है, यानी डिफरेंसेस कम होता है। वर्ष भर यहाँ पे सालों भर नमी रहेगी, तो बारिश भी होगी, चक्रवाती साइक्लोन एक्टिविटी ज्यादा होगी। वर्षा की मात्रा 50 से 250 सेंटीमीटर तक भिन्न हो सकती है, यानी मात्रात्मक अंतर हो सकता है वर्षा में, ठीक है। तो जहां पे अगर वर्षा कम होगी वहां पे कटीली झाड़ियां हो गई, 50 सेंटीमीटर है तो, और जहां 250 हो गई वहां आपको वन भी उसी तरह का मिलेगा। तो वेजिटेशन की बात करें तो एवरग्रीन, क्लॉनिफोरस फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस एरिया में। ओक, देवदार, फर, हेमलॉक, ये सब किस वृक्ष के उदाहरण है या किस वेजिटेशन का एग्जाम्पल है? एवरग्रीन, ठीक है। समुद्री प्रभाव के कारण अगर हम बात करें तो जलवायु मीडियम रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, क्योंकि समुद्र है तो वहां से थोड़ी सी नमी आती रहेगी, है ना। तो बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ेगी। तो कोस्टल एरिया भारत का भी देख लीजिए, तो कोस्टल एरिया में वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी होती नहीं है, दोनों चीजें मतलब मिला जुला होता है ना। तो महासागरीय करंट इसके लिए, और समुद्री जो मेरिटाइम है, इसका कारण क्या है? ये इसका कारण है, रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। कोस्टल एरिया का, या कोई भी कोस्टल एरिया देख लीजिएगा, तो वहां पर बेसिकली जो ठंडी जलधारा बह रही है या गर्म जलधारा, इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अन्य विकल्प में देख लें तो, भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर सालों भर बना रहेगा, 250 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा बारिश होगी, दिन रात का तापमान में अंतर कम होगा। अमेजन कांगो, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया में पाई जाएगी ये। ध्यान से समझिएगा, कांगो बेसिन कम से कम 10 बार नहीं तो 5 बार तो पूछ ही लिया गया है, 5 टाइम्स तो पूछा गया है। चाइना का देखिए, चाइना का पूरा बेल्ट जो है, और एक चीन, जापान, अमेरिका का पूर्वी भाग और दक्षिण ब्राजील में ये इस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाएगा, जहाँ पे
टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री, और ठंडी होगी भाई। सर्दियां ठंडी होती है, भारत में भी ठंडी होती है, बट भारत का टेम्परेचर औसत जो अगर हम देखें, साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। नॉर्थ में जब जनवरी के महीने में देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया ठंड है, बर्फ से एकदम जमी हुई रहेगी सब कुछ, है ना। चलिए, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो ये अमेरिका, चीन, भारत और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में पाई जाएगी। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होगा। वर्षा जो है गर्मी में होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट आप लोगों को खुद ही करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, और आज से पूछना बंद। बार बार थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आपका मन जब होगा तब आप करोगे। चलिए, कॉर्लिस फोर्स रिपीट है कम से कम एटलीस्ट 2 बार। जब पवन वेग की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाएगा, यानी पवन की, विंड की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कॉर्लिस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जवाब है यस। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होगी और भूमध्य इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता, बिल्कुल सही बात। अब तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये एक सीडो फोर्स है, या तो दिखाई नहीं देने वाला काल्पनिक फोर्स है ये, ठीक है, जो रोटेशन, घूर्णन के कारण पृथ्वी जब घूर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो गतिशील वस्तुओं पर ये कार्य करता है। तो ओशन करंट की दिशा को ये प्रभावित करता है। कॉर्लिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इक्वेटर के जस्ट नीचे, है ना। चलिए, तो सही बात है। कॉर्लिस जो फोर्स है ये एक तरह का फोर्स है जो संपूर्ण परपेंडिकुलर की तरह कार्य करेगा, और हवा की गति सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जब हवा बढ़ेगी तो इसका वेग भी बढ़ेगा, हवा कम हो जाएगी तो कॉर्लिस फोर्स कम हो जाएगा। तो अक्षांश, अब यदि किसी लैटिट्यूड पर हम हवा की गति को दुगनी कर दें तो कॉर्लिस फोर्स भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि विंड की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कॉर्लिस फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पे ये, यानी पोलर पे ये बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, और भूमध्य रेखा पे तो होता ही नहीं है, कैसे, तो शून्य होता है वो, ठीक है। तो कोलियस का जो कोलियस फोर्स जो है वो लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, किस लैटिट्यूड पे है। तो जैसे जैसे अगर आप देखिएगा यहाँ पे कोलियस फोर्स जीरो पे, तो जीरो पे जीरो ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप 66 डिग्री पर चले जाइएगा, तो नॉर्थ पोल पे चले जाइएगा या सदर्न पोल पे चले जाइएगा तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर यह जो फोर्स है विंड और जलधाराओं को दाएं यानी क्लॉकवाइज करेगा। अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की ऐसी चलती है ना घड़ी, क्लॉकवाइज 12 1 2 3 4 5 6, है ना। और सदर्न जो हेमिस्फीयर वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर में। ओशियन करंट, जेट स्ट्रीम, साइक्लोन, मॉनसून, ये जो स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, तो भैया इन सबको इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट दे रहा है ये, ठीक है। तो चक्रवात में क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर के चारों ओर घुमावदार स्प्रिलिंग मोशन होता है। ये देखिए चक्रवात ऐसे घूमेगा ना, ये बनेगा, ठीक है। तो कोलियस फोर्स के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में तूफान जो है काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिण में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज करते हैं, उल्टी, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। देखिए एक नया आपको ये फैक्ट याद रखना होगा, फैक्ट नहीं है कॉन्सेप्ट है, बट याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, यहाँ देखिए घड़ी की दिशा के नॉर्दर्न में यहाँ पे क्या था, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर में तूफान जो है एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हवा की बात हो रही थी, यहाँ पे तूफान की बात हो रही है,
और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछ दे, पुट अप कर दे। आप कहोगे नहीं यार, कॉमन सेंस लगाओगे तो बोलोगे नहीं नहीं हवा तो है, जब नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज घूम रही है तो चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा? एक लाइन में समझ लो, हवा की दिशा जो है, हवा की दिशा जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये क्लॉकवाइज हो रही है, लेकिन चक्रवात जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। चक्कर उल्टा लग गया, ऐसे भी याद रख लो। इसी उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज हवा घूम रही है, तो यहाँ पे तूफान कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? हाँ या ना? चलो, प्रत्येक वर्ष एकदम लेमैन टर्म्स में समझा दिया, ठीक है। 21 जून को 12 घंटे, यानी जून की बात हो रही है यार, दिन और रात बराबर होगा, तो ये पूछ रहा है कि किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा, कहाँ कहाँ पे रहेगा? भूमध्य रेखा पे। भैया यहाँ तो ये भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है यहाँ तो सालों भर रहने वाला है, ये तो नहीं होने वाला। कर्क रेखा पे बिल्कुल होगा, और आर्कटिक वृत्त पे। आर्कटिक कहाँ पे है? आर्कटिक नीचे ऊपर में है, ये नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा में नहीं, 21 जून को नहीं, एक मकर रेखा में भी होगा सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन ये सितंबर महीने में होगा, ठीक है। चलिए, इसको समर सोलिस्टिक भी कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका, सबसे दिन लंबा और रात छोटी हो जाएगी, यानी सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। भूमध्य रेखा में सभी स्थानों पे दिन की लंबाई 12 घंटे से अधिक ही होगी। आर्कटिक में ये सूर्य घूमता हुआ जाएगा 24 घंटे, मिडनाइट सन, यानी यहाँ पे तो सूर्य डूबेगा ही नहीं, रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई देगा नॉर्वे में, ठीक है। जैसे जैसे आप देखिएगा कि पांच, अब दिन लंबा होने लगा है, 6 बजे तक यहाँ पे लाइट रहती है, ठीक है। 7 बजे तक भी लाइट रहती है। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था सन 2002 में, आफ्टर माई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, तो मैंने पहली बार एक चमत्कार देखा कि यहाँ पे 7:30 बजे लाइट है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? गर्मी के मौसम में आया था, क्योंकि भाई झारखंड से, समझिएगा, ये दिल्ली है और यहाँ झारखंड है, तो झारखंड से पीछे जाएंगे बंगाल, और बंगाल से पीछे और थोड़ा पीछे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पे क्या होगा? सनसेट पहले निकलेगा, पहले डूबेगा, तो सूरज उगता और डूबता नहीं है, सूरज अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सूर्य, दिन क्या होगा? लंबा होता चला जाएगा। ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं? ये बात समझ में आई? चल, तो भूमध्य रेखा में 12 घंटे का दिन रात होगा भाई, ठीक है। कर्क रेखा में तो ठीक ऊपर रहेगा, इसलिए 12 घंटे से थोड़ा लंबा होगा। मकर रेखा में 21 जून को नहीं होगा, बल्कि सितंबर में होगा, ठीक है, 22 दिसंबर, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। मिडनाइट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे दिन कब लंबा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून में क्या होगा? ठीक उसका अपोजिट। अगर 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन लंबा हो रहा है, साउथ में दिन छोटा हो गया सबसे, और रातें लंबी हो गई, रातें नहीं कट रही है वहां पे। 22 दिसंबर को ये स्थिति उलट जाती है, यानी दक्षिण गोलार्ध में सबसे दिन लंबा हो जाएगा। अभी बताया, अच्छा सॉरी, मैं सितंबर बोल रहा था, दिन बराबर हो गया वहां पे। 22 दिसंबर को वहां पे क्या है? दिन लंबा हो जाएगा और रात छोटी, उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी हो जाएगी, यानी दिन लंबा, रातें छोटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रातें लंबी हो गई नॉर्थ में। 22 दिसंबर को रातें, जैसे दिल्ली में, यूपी में, एमपी में रातें लंबी होंगी 22 दिसंबर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
ठीक है। तो आर्कटिक जो सर्किल है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, गर्मियों के महीने में कई हफ्ते तक सूरज जो है अस्त ही नहीं होता। सूरज हमेशा दिखेगा, रात के 12 बजे भी दिखेगा, 2 बजे भी दिखेगा, 4 बजे भी दिखेगा, 6 महीना आपको सूरज दिखाई देगा। तो पता नहीं चलेगा कि यार रात कब हुई, बड़ी दिक्कत है। सोओगे कब, उठोगे कब, कुछ पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए कि अभी बज रहे हैं अभी 12 बज रहे हैं, और यही 12 बजे जो जो धूप है, ये 6 महीना तक ऐसे ही रहे। रात के 12 बजे भी, 2 बजे भी, तो दिन और रात तो होगी ही नहीं। है ना मजेदार चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय पीठभूमि विश्व में, पीठभूमि, पीटलैंड। पीटलैंड कैसे बनता है? पीट, कोयला, याद आया, सबसे घटिया कोयला माना जाता है, धुआं देता है। तो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के लिए कार्बन उत्सर्जन का को धारण करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसका संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये किस क्षेत्र का द्योतक है? ये कहाँ पे डिपॉजिट है? कांगो बेसिन में। तो हर बेसिन के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं आप। हालांकि सभी बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे 2 ही है बेसिन, इसके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं, बाकी ये बेसिन वगैरह नहीं है। चलिए, पीटलैंड क्या होता है? जल भारित वेटलैंड है, ठीक है। पार्शली ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो है लंबे समय तक यहाँ पे डिपॉजिट रहेगा और बाद में यही कोयला के रूप में कन्वर्ट होगा। तो कार्बन स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इसको स्टोर करके रखा जाएगा, वातावरण करेगा। तो कॉन्गो बेसिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय पीटलैंड है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पीटलैंड में से एक है। 29 बिलियन जो है कार्बन इसमें यहाँ पे डिपॉजिट है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के 3 वर्षों के बराबर है। यानी अगर ये रिलीज हो गया तो सोचो क्या होगा। थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर लगा दिया है, ठीक है, और डेली बेसिस पे आपको पिक्चर लगता चला जाएगा। शशांक जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां समझ लीजिए काम हो गया, ठीक है। तो ये कांगो बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है भाई? कैमरून, मध्य अफ्रीका, ये देखिए पूरा ये है ना, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गैबोन, ठीक है, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी। गिनी कहाँ है? ढूंढिए जरा सा, गिनी कहाँ पे है? गिनी और गैबोन। गैबोन तो दिख गया, गिनी देखिए, गुयाना, इक्वेटोरियल गिनी है जी, गुयाना। गिनी कहते हैं बट गुयाना, गिनी है ये। 1 2 3 4 5, एक और है सेंट्रल अफ्रीका। ये भी 3 और 3 6, याद हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर एरिया चाहे तो आप देख सकते हैं। बेसिन, ये रिवर है, कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो देश से निकल रही है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में बात करें, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका में, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएगा कॉन्गो। तो यहाँ पे कॉन्गो जो है 2 बार काट रही है कर्क रेखा। मकर रेखा जो है यहाँ पे लिम्पोपो नदी है, जो 2 बार कट होती है। मकर रेखा, लिम्पोपो नाम याद रखिएगा, और कॉन्गो नदी याद रखिएगा, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलो, नहीं याद है तो लिख लीजिए। पीटलैंड की बात करें तो ये पीटलैंड वैश्विक भूमि का 3% हिस्से को कवर करता है, जहां पे 600 बिलियन टन जो है कार्बन, बिलियन टन कार्बन स्टोर है। दुनिया के सभी जंगलों में जो स्टोरेज जो कार्बन है इसका ये दुगना है। यानी सबसे ज्यादा कार्बन स्टोरेज कहाँ पे? इसी एरिया में, ठीक है। तो पीटलैंड अगर नष्ट हो जाता है तो ये कार्बन रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। चलो, अमेजन बेसिन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। रेन फॉरेस्ट ये है, देखिए, ये ब्राजील का ही है पूरा, 80-90% तो ब्राजील ही कवर कर ले रहा है,
ठीक है, बट गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना भी है इसमें, देखिए यहाँ पे शामिल है। लाइन से देख लीजिए क्रम से, पहले गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना आएगा। ये भी देख सकते हैं, ऊपर में वियना है। इक्वाडोर हाईलैंड हो गया, ये ब्राजील का हाईलैंड हो गया। ठीक है, तो अमेजन विश्व दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन रेन फॉरेस्ट है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय पीटलैंड, पर ये नहीं है, लेकिन पीटलैंड तो नहीं है, तो ये फंसाने के लिए दिया गया। तो कॉन्गो अमेजन बेसिन जो है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है बट पीटलैंड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन कितने मटर कुल की फैमिली कुल के हैं? तो तीन है। फैबेसी परिवार यानी मटर का परिवार को पी फैमिली के रूप में जाना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है, 2000 प्रजातियां शामिल है इसमें। जो कंपाउंड लीव्स जो है और फली, यानी जिसको आप बीन्स समझते हैं ना, हाँ उस टाइप से। तो मूंगफली को भी फोड़ के निकालिएगा तो बीज निकलेगा, लेग्यूमिन का है ना। तिलहन, उससे ऑयल निकल सकता है। तो विकल्प एक सही हो गया। कुल्थी चना, हॉर्स ग्राम, ये भी सदस्य है, भारत, श्रीलंका, अफ्रीका में उगाया जाएगा, ठीक है। सोयाबीन की बात करें तो तेल तो निकलता ही निकलता है, ठीक है। फैबेसी कुल में कौन कौन आता है वो देख लीजिए। तीन तीन हो गए, मटर, लोबिया, मूंग, चना, अरहर और गुड़हल, हैबेस रोसा सेनेसिस, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया गया? अब ये मत समझिएगा कि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, ये ज्योग्राफी में डेमोग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ रहा है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है ना। तो एक महिला की गर्भधारण आयु यानी चाइल्ड बेयरिंग एज जो है के अंत तक उसके जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। फर्टिलिटी रेट का मतलब कि एक महिला जो है कब तक, किस उम्र तक बच्चे को पैदा कर सकती है। तो अमूमन 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ दिया जाए और 21 वर्ष, 15 वर्ष तो कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 वर्ष के लिए विवाह के लिए उपयुक्त है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रजनन आयु जो है वो यही है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो अब एक महिला को, यानी टोटल इसमें कितने कितने वर्ष हो गए, 15 या 45, 30, 32 साल तक। अगर हम ऐसे बात करें, एक रैंडमली बात करें, चार ना 34, अगर 15 वर्ष से उम्र से अगर एक महिला बच्चे पैदा करने लगे सपोज, तो 34 बच्चे वो साल में, मतलब अपने जो उनका जो पूरा प्रजनन काल है, 34 बच्चे ये जन्म दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये धारणा इस पे आधारित है कि कोई महिला अपने 35 हो जाएगा, अच्छा चलिए 35 कर देते हैं, 35। तो यार, हालांकि ये कोई बात नहीं है, एक बात हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने जीवन काल में प्रत्येक आयु वर्ग की जो वर्तमान जन्म दर को बनाए रखें तो औसतन बच्चे पैदा करेंगे, इसका मतलब ये है। तो फर्टिलिटी रेट, अच्छा तो इसीलिए प्रति महिला औसत दर, जन्म दर भी इसको कहा जाता है। टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो 2.1 के स्तर पे लाना आवश्यक माना गया है, तो इसको रिप्लेसमेंट दर कहा गया है। भारत का ये थोड़ा सा अभी कम होना चाहिए, 1.9 के आसपास आएगा, तभी कुछ बात बनेगी, तभी जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण हो पाएगी। चलिए, तो उसको निकालें, कैसे निकालते हैं? क्रूड जो बर्थ रेट है, जन्म दर, वो 1000 व्यक्तियों पर निकाले जाते हैं, जो पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है। दंपत्ति की बात करें तो एक दंपत्ति अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। तो प्रजनन दर से संबंधित होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। और एक महिला की जो प्रसव आयु का अंत, यानी कि कब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है, औसत संख्या, यही उसकी परिभाषा है, ठीक है। तो 22-23 में ये 2% तक हो गया, 2% हो गया, बट अभी भी ज्यादा है, ये 1.9 होना चाहिए। अगर 1.5 आप देख सकते हैं विकसित देशों का है, तो जनसंख्या घटने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। भारत में जनसंख्या घटने वाला नहीं है, बेफिक्र रहिए। तो सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट में
बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सबसे कम में अगर बात करें तो केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका मतलब जनसंख्या नहीं है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 2023 में चलते हैं। झेलम रिवर, झेलम कश्मीर की, ठीक है, वुलर झील से होकर गुजरती है, बिल्कुल होकर गुजरती है। यहाँ पे चेंजेस हैं, क्या नाम है आपका, शशांक जी। देखिए कैपिटल से मैंने यहाँ पे चेंज किया है इसको। अरे भागवत जी की को छोड़िए, रहने दीजिए। मैं कह रहा हूं अब इसमें आप पॉलिटिकल फिर कहाँ एंगल लेके आ गए। कौन है भागवत जी? भगवत गीता करते हैं वो कथावाचक है क्या? उनको छोड़िए, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। हाँ, रिलेवेंट है ना। हाँ, अरे 1.9 होना चाहिए। अब इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के देख लीजिए, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है। चलिए इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। हाँ, केवल एक होकर गुजरती है, बिल्कुल। कृष्णा नदी कलोरो झील का अपना जल जो है वो डालती है, जवाब है नहीं। और गंडक नदी का जो विसर्ग से कांवर झील का निर्मित हुई, बिहार वाला तो नहीं, ये भी नहीं है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं जरा सा। वुलर झील से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा से होकर गुजरती है, ठीक है। इस झील में प्रवेश करती है और फिर बहती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। तो नदी का प्रवाह को कंट्रोल करने का काम भी करती है, बिल्कुल सही बात। झेलम नदी, अच्छा देखिए हम मिस्टेक हो गया मुझसे, ये ऊपर लगना चाहिए था, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, झेलम है ना। अब आप लोग पढ़िएगा कैसे। किसी ने पूछा था मुझसे कि सर इसका क्या मतलब है, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है किसी भी नदी का, मैप में देखिएगा, है ना, तो ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो सिंधु नदी, इंडस नदी की ये ट्रिब्यूटरीज है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सॉरी रावी, ब्यास और सतलज। क्रम देख लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ। यूपीएससी पूछता है तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको, झेलम, चिनाब, सिंधु नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ टू साउथ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्लियर है, रट लिया। चलो आगे। कृष्णा नदी कलोरू झील से को पानी देती है या भरती है? नहीं, बात एकदम गलत, ठीक है। इसकी धारा अलग अलग है, बुधमेरु और तमिलेरु धाराओं को से इसको पानी मिलता है, कृष्णा नदी से नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यह झील कृष्णा गोदावरी नदी प्रणालियों में से 68 से अधिक चैनलों के माध्यम से जुड़ी हुई। कलेरू पक्षी विहार भी है, अभ्यारण्य भी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल गया आपको, ठीक है। गंडक की बात कर लेते हैं, ये सही नहीं है भाई, इसको चेंज करना था, ये गलत है। चलिए, कांवर झील भी कहते हैं, कांवर झील, ये कांवर झील बेगूसराय कन्हैया कुमार वाला, रविश कुमार वाला, ठीक है। ये अपशिष्ट बैल झील का, यानी ऑक्सबो लेक में से एक है। ये गंडक नदी के घुमावदार रास्ता के कारण बनी है, ठीक है। संरक्षित घोषित किया गया था, नहीं घुमावदार रास्ते के कारण नहीं बनी है ये, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बिहार सरकार ने इसको संरक्षित घोषित किया था, अभी ये अभ्यारण्य है। 89 से ही भारत सरकार ने इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर रखा है, ठीक है। हाँ अभी मैं बता देता हूँ, हाँ जी जी जी। ट्रिब्यूटरीज में अभी हम करेंगे तो उसी के दौरान ही निकल पाएगा, मैं अलग से पढ़ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैपिंग वाला सेक्शन भी करके आप लोगों को देना है, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा ना। और वो पूरा मैपिंग सेक्शन जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर, अगर आप चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं जितना भी एज मच एज जो इम्पोर्टेंट होगा एनसीईआरटी में जो ये होगा, हालांकि ऐसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और मेन नदियां अब यूपीएससी पूछती नहीं, गंगा,
यमुना, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, ये सब नहीं पूछा जा रहा, नर्मदा नहीं पूछा जा रहा, अब नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, चलिए। रामसर साइट में भी हो गया। ठीक है, चलिए। तो कृष्णा गोदावरी से पुनरुज जो झील है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। पोर्ट के बारे में पूछा गया है, कामराजर पोर्ट कहाँ कहाँ पे है? चलिए हम इसको जरा सा देखे करके देख लेते हैं। ये इसको एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं, ये चेन्नई के उत्तर में कोरोमंडल तट के पास में है, कोरोमंडल ये वाला। ठीक है, तो 1908 में का जो अधिनियम है, बंदरगाह अधिनियम है, उसके तहत इसको प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एन्नौर पोर्ट लिमिटेड में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र ये कॉर्पोरेट वाला जो है प्रमुख बंदरगाह है, एकमात्र जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में इसको पंजीकृत किया गया, एन्नौर। ठीक है, चलिए। मुंद्रा की बात करें, गुजरात में स्थित है, कच्छ में। ठीक है, निजी स्वामित्व वाला है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड वाला जो है द्वारा संचालित किया जा रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर वस्तु का निर्यात करने के लिए ही इस पोर्ट को बनाया गया है। तो सबसे बड़ी निजी पोर्ट है। ठीक है, हर मौसम में कार्यरत होती है। ठीक है, चलिए। विशाखापट्टनम की बात करें तो सबसे बड़ा ये कंटेनर बंदरगाह नहीं है, हाँ तीसरा सरकारी स्वामित्व वाला बंदरगाह है, पूर्वी तट पे है विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नवा शेवा, मुंबई। ठीक है, चलिए। भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा था? कामराजर। ठीक है, मुंद्रा निजी हो गया, विशाखापट्टनम वाला तीसरा सबसे बड़ा है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कटहल, महुआ, सागवान। ठीक है, ये पूछा गया है कि कौन सा पत्ते गिराता है? पत्ते गिराता है। तो पत्ते कौन कौन गिरा रहा है भाई? पत्ते गिराने वाला क्या कटहल पत्ते गिराता है? नहीं, पर्णपाती नहीं है, सदाबहार पेड़ है ये। ठीक है, वर्ष भर हरा भरा रहेगा, सालों भर फ्रूट भी देगा, भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। महुआ की बात कर लेते हैं, पर्णपाती है, पत्ते गिरा देगा गर्मी में। ठीक है, ये भी 20 मीटर ऊंचा होगा, इससे तेल शराब सब मिल जाएगा आपको, पारंपरिक औषधि वगैरह उपयोग। ऐसे भी आप इसको गरीबों का किशमिश भी कहा जाता है इसको, है ना, किशमिश की तरह ही होगा, बस स्वाद किशमिश का नहीं होगा। ठीक है, उसको घी के साथ भून के खाने पर कमर का दर्द वगैरह दूर होता है, ऐसा लोग कहते हैं गाँव में। सागौन पर्णपाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में पाया जाएगा। ठीक है, उच्च सागौन की लकड़ी अच्छी मानी जाती है, क्वालिटी की, फर्नीचर वगैरह जहाज निर्माण में उपयोग में लाई जाएगी। सबसे ज्यादा सागौन कहाँ मिलेगा? भारत के किस राज्य में? एमपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इसमें कुछ विवादास्पद है, यूपीएससी के आंसर में और अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है उसके आंसर में बहुत डिफरेंस देखने को मिला। तो इसका यूपीएससी ने आंसर केवल एक माना है। अब इनमें से कोई एक हो सकता है, डिम्पल जी। ठीक है, चलिए। तो भारत में चीन से अधिक कृषि योग्य भूमि है, तो अगर हम डेटा की बात करें, इन तीनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो आंकड़ों की जो 2019 के आंकड़े की हिसाब से बात करें तो ये डेटा था। आपने मुझे जो वो भेजा था वो शायद 2023 का डेटा है, ऐसा कुछ बताया था आपने। 21 का डेटा बताया है आपने। ठीक है, जिसमें कि चाइना का की भूमि अब कृषि योग्य भूमि ज्यादा हो गई। तो चाइना की कृषि योग्य भूमि, भारत में चीन से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं है, चाइना के पास ज्यादा कृषि योग्य भूमि हो गई है एज पर डेटा 2021। इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत नहीं है, चीन ही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या था भाई? चीन की तुलना में भारत में सींची सिंचित यानी इरिगेशन लैंड का जो अनुपात है वो ज्यादा है। तो ये भी कैसे हो सकता है? भारत में 48% था, ये 41%। तो ये सही हो सकता है, देख लीजिए।
पर एक तो सही हो गया है हमारा, तो ये गलत हो गया, सिचित भी गलत हो जाएगा फिर। डिम्पल जी, अगर एक सही हो गया है ऊपर तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। हालांकि मैं यूपीएससी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इसका डेटा नहीं मिल पाया मुझे, और जो मिल रहा है मुझे अलग अलग सोर्सेज से, वो सब अपना अपना डेटा बता रहे हैं। हालांकि अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। वो एक आध क्वेश्चन पे ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादक, हाँ ये तो खैर भारत से अधिक है। चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत में ज्यादा है, नहीं, भारत में उत्पादकता सबसे कम है यार, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। चीन का उत्पादकता ज्यादा है, यानी कि उत्पादकता का मतलब एक हेक्टेयर में मान लीजिए कि 100 किलो चावल चाइना में हो रहा है, तो भारत में ये 20 किलो होता है। चाइना में 100 केजी, तो यहाँ भारत में 20 केजी, ये है आपकी प्रोडक्टिविटी एक हेक्टेयर में, या एक एकड़ में, एक एकड़ मान लीजिए इसको, ठीक है। डेटा था ये 19 का, अब ये बढ़ गया है तो चेंज हो गया है ये। अब चीन नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए, कौन सा समुद्र स्तर जो है में पूर्णावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि के कारण उत्पन्न हुई है। कच्छ भूमि, कच्छ लैंड कहाँ पे, कच्छ का रण ही होगा ना यार, और क्या होगा। बट इसमें थोड़ा सा हम और एक एक चीज देख लेते हैं। एक क्या नाम है उसका, फोरम फोरम आईएएस जो है, इसमें सबके अलग अलग, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि अलग अलग कोचिंग संस्थान अलग अलग चीजें दे रही हैं। अभी भी आप उसके साइट पे जाके देख सकते हैं, अगर पीवाईक्यू पे जाके देखिएगा तो, ठीक है। हम फिलहाल, आंसर सही है, कच्छ के रण में ही है ये। एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो ये ज्वारीय मैंग्रोव जो है, ज्वारीय मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये, उड़ीसा, भितरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो नदी और ज्वारीय प्रभाव ने आकार लिया है, समुद्र में गिरावट के नहीं बल्कि खारे पानी के प्रभाव से बना है ये। खारे पानी के मगरमच्छ और पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पे भितरकनिका आपका, ठीक है। इसके अलावा मरकनम सॉल्ट पेंस, ये क्या है, तमिलनाडु में है, नमक उत्पादन के लिए बनाया गया कृत्रिम एक पैनल है, पैन है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनता है ये समझ लीजिए, ये समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा खोद के रख दिया गया, समुद्र का पानी, ज्वार आएगा तो पानी आ गया, अब पानी आ गया, प्राकृतिक रूप से बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना के रख दिए गए, वापस आने के बाद पानी वापस जा नहीं पाता है, तो इवापोरेशन से उड़ गया, और ये जो बचा वही नमक है, ठीक है। इसी को पैन कहा गया, ठीक है। तमिलनाडु में बनाया गया है। नौपाड़ा की बात करें, इसको मैंने चेंज किया है, पुराने वाले से नए वाले में चेंज किया है। जो अभी मैंने बताया ना कि वहां पे ऑप्शन में इन्होंने इसको मीठे पानी का बता रखा है, जबकि हकीकत में आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, खारा पानी का है वो, वेटलैंड है ये। तो दलदल होने के कारण मीठे पानी का मिश्रण से बना है, ठीक है। तो ये खारा है बेसिकली, तो नमक का कटोरा भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो यह केवल मीठे पानी से नहीं बनता, ये खारा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों आया था, द हिंदू में दिया गया था, इस पर जो मैंने अपना जो रिसर्च किया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। वहां पे स्वैन जो है, वो जो एक पक्षी है, वो बहुत मर रहे थे, इसके वजह से ये पूछ लिया गया। हालांकि ऑप्शन में अब हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। तो नौपाड़ा अनूप का मतलब क्या है वो देख लीजिए आप, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नौपाड़ा कल को गुजरात तक मार के आ जाइएगा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये भी याद ध्यान रखिएगा। चलिए, गुजरात का जो कच्छ का रंग तो सबको पता है, गुजरात समुद्र में गिरावट और टेक्टोनिक गतिविधियों से बना है, ये पूरी तरह से उथला था, यानी कम गहरा है, ठीक है। इसलिए भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण समुद्र से डिटैच हो गया, कट गया, वेटलैंड बन जाता है मानसून में, दलदली भूमि, और गर्मियों में पानी सूखकर सफेद नमकीन रेगिस्तान छोड़ देता है। तो नमक सॉल्ट मार्श से जो है में से एक है दुनिया में, ठीक है। चलिए,
भारत के कतिपय तटीय कोस्टल एरिया में प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल किस समृद्ध स्रोत है, मतलब किसका स्रोत है ये? टाइटेनियम का स्रोत है ये। ठीक है, ये कम चुंबकीय खनिज होगा, भूरा रंग होगा, काला भूरा होगा, त्रिभुजाकार ये क्रिस्टल संरचना होती है इसकी। रूटाइल की भी देखें तो ये भी लाल भूरा होगा, ये काला भूरा है, ये लाल भूरा है। ठीक है, टेट्रागोनल इसकी संरचना स्ट्रक्चर होगा। यूज क्या होगा, कहाँ पे यूज? ये मानव अंग, विमान का इंजन, पुर्जे वगैरह में, उपकरण, खेल उपकरण बनाने में इसका यूज होगा। ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह में, सफेदी करने में, टूथपेस्ट में, पेंट में, प्लास्टिक और खाद्य पदार्थों में भी यूज हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होगा, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, भारत में खनिज के ये खनिज रेत में आता है बेसिकली। ठीक है ना, तो इल्मेनाइट, लिकोसीन, भूरा इल्मेनाइट है ये, रूटाइल है, जिरकॉन है, सिलिमेनाइट, सिलिमेनाइट है, गॉर्नेट है, मोनाजाइट है। तो केरल के बालूद के तट पे पाया जाता है मोनाजाइट। थोरियम का अप्रूप है। कुछ बात समझ में आई? चलिए, रेयर अर्थ मेटल याद रखिएगा, यूपीएससी पूछेगा। फेब मंथ में आप लोगों को शेयर किया है पूरा लिस्ट, मैंने लास्ट में एक अलग से चार्ट बना के शेयर कर दिया है, तो प्लीज उसको, मेरे भरोसे मत रहिएगा। मैं तो 10 मई 15 मई तक, जब तक वो चलेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, इसीलिए पहले दिया गया है। और विजन की जो मैगजीन आई है मार्केट में, उसके ठीक 3 दिन बाद मैंने दे दिया है इसको, मयंक जी। तो 3 दिन बाद देने का मतलब ये था यार, वो भी विथ क्वेश्चन आंसर। ऐसा तो विजन ने भी नहीं किया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया है। तो आप लोग उसको कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स न्यूज इन जो उसी को पढ़ना है आप लोग। न्यूज इन शॉर्ट, संक्षिप्त समाचार जो है वही पढ़ लीजिए खाली अभी मैगजीन में, जनवरी और फरवरी का संक्षिप्त समाचार करंट अफेयर में मेरे। क्लियर है मयंक जी? मयंक जी है ही नहीं, अच्छा चलिए, बाकी लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का लगभग 3/4 जो चौथाई है, 3/4 कोबाल्ट विद्युत मोटर वाहनों में बैटरी के रूप में निर्माण के लिए ये धातु आवश्यक है। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? देखो कोबाल्ट पूछा है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य वापस आ गया, हीरे के लिए बोत्सवाना हो गया, अर्जेंटीना, टीनो टीना पापा है ना, पंपास, कजाकिस्तान। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ईवी बैटरी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कहाँ कहाँ पे ये डिवाइस में यूज होगा, अन्य डिवाइसों में यूज होगा, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, बैटरियों में, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है, जो प्रोड्यूसर है वो कॉन्गो बेसिन ही है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, डीआरसी। 70% सप्लाई है इसका। अन्य देश में भी होता है, इंडोनेशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। भारत में कोबाल्ट की बात करें तो भंडारण जो है वो उड़ीसा में है, लेकिन उत्पादन नगण्य है। ठीक है, चलिए, कॉन्गो बेसिन देखिए किसका भाग है, किसका भाग है? कैमरून का भाग है, बाकी का भाग नहीं है, क्योंकि अलग अलग, नाइजीरिया और सूडान अलग अलग हो गए। ठीक है, युगांडा तो बिल्कुल अलग हो गया। डिम्पल जी, मैंने एक सवाल पूछा था, लकड़ी के ऊपर में कौन चलता है? होमवर्क किया है? कौन सी जनजाति? नाइजीरिया की या नामीबिया की? कहाँ की? इथोपिया की। इथोपिया को हंगर का मतलब भूखों का वो कहते हैं भैया, सबसे ज्यादा भूख जो है इथोपिया में ही है, भूखे लोग, है ना। चलिए, तो कॉन्गो बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन भी है, पीट भी है, पीट लैंड भी है ना कॉन्गो बेसिन। पश्चिमी अफ्रीका में है, लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, कॉन्गो नदी द्वारा ये इसको जल मिलेगा। शामिल कौन कौन सा ये है? डीआरसी,
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बन्ना ट्राइब जी, कैमरून, गैबॉन, अभी मैंने उसका फोटो दिखाया था आपको, मध्य सेंट्रल अफ्रीका, इक्वेटोरियल गिनी, है ना, क्लियर है। चलो, अमरकंटक पहाड़ियां जो है विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे स्थित है। बिली गिरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा की श्रेणी का पूर्वी भाग है, और शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है। तीनों ही गलत है, कोई नहीं होगा भैया। चलो देख लेते हैं कि करके। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा इसके बीच में अमरकंटक, ठीक है। नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों द्वारा इसका ये उद्गम माना गया है। बिली गिरिंग रंगन जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है, और इसके संगम पे है। सतपुड़ा का हिस्सा तो नहीं है ये, जब साउथ का हो गया तो, ठीक है। शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में पूर्वी हिस्सा का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी का। पश्चिमी घाट आपका ये हो गया, पूर्वी घाट ये है, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर भी यही इसी पर ही शेषाचलम की पहाड़ियों पे ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया का सबसे क्या कहते हैं अमीर, क्या कहते हैं इसको, ट्रस्ट मंदिर, है ना। चलिए, तो पश्चिमी घाट का ये सबसे दक्षिण में जो है अगस्त मलाई पहाड़ियां हैं, पर्वतमाला है, रेंज है, पर्वत रेंज है ना, माउंटेन रेंज को कहते हैं। चलिए, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, अन्नामलाई, है ना। चलिए, कनेक्टिविटी परियोजनाओं पे बात करनी है, ठीक है। गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल जो परियोजना है के अधीन ये पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। पहले तो समझ लीजिए ये इंडिया जो है ये है गोल्डन, तो ऐसे ना जोड़ के ये जोड़ा जा रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल। ये दिल्ली पकड़ लीजिए, कोलकाता, चेन्नई यहाँ पे, और ये मुंबई, इसको जोड़ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो डिब्रूगढ़ और सूरत कहाँ से आ गया भैया, त्रिपक्षीय राजमार्ग में मणिपुर के मोरे से लेकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड के चिंगाई को जोड़ता है, फालतू की बात। बांग्लादेश ये त्रिपक्षीय ये वाला होगा, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार वाला जो है कॉरिडोर वाराणसी को चीन के कुंगमिन से जोड़ता है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, चलिए देख लेते हैं जी। तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है, ना कि डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ भारत का सबसे पुराना जो ऑयल जो निकालने वाला है डिब्रूगढ़ ही है, और उसी से तेल जो है आपकी बरौनी में आता है, बिहार के, ठीक है। चलिए, तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय जो मणिपुर के मोरे से म्यांमार के थाईलैंड बैंकॉक तक जाता है। ये चिंगांग माइन को नहीं जोड़ता है इसमें, बैंकॉक तक जाता है थाईलैंड के ना, बैंकॉक, बैंकॉक है यार ये, बैंकॉक, ठीक है। चलिए, भारत, बांग्लादेश, चीन, चाइना, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारा जो है ये जो है कोलकाता और चीन के शहर कुंगमिंग को जोड़ता है, ना कि वाराणसी। कौन एक जो ट्रेड रूट आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये पूछा गया तो यूपीएससी ट्रेड रूट में भी जा रहा है, ठीक है। मूल्य के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्य के मामले में स्विट्जरलैंड सोने के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। मूल्य के मामले, वैल्यू के मामले, तो सबसे ज्यादा निर्यातकों का मतलब क्या हुआ, वहां से क्या सोना निर्यात किया जा रहा है। कथन एक सही है। चेंज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेंज हुआ है शेखर जी, कैपिटल में है यूपीएससी के इसके, तो उसको कट करके आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्विट्जरलैंड के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार, भंडार कहाँ से हो जाएगा भाई, ठीक है। निर्यातक है, ये बात तो समझ में आ गई।
चलिए, मूल्य के आधार पे तो है, कच्चे सोने का आयात करता है, रिफाइन करेगा और फिर उसको निर्यात करेगा अन्य देशों को, ठीक है। तो भारत, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात जो है व्यापारिक भागीदारों में से एक है। गोल्डन रिफाइंड करने की सुविधा है यहाँ पे, इसीलिए केंद्र है। जैसे सूरत जो है आपका हीरा डायमंड कटिंग के लिए है। भंडार नहीं है, भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़ा भंडार है, 8,000 टन। तो ये अमेरिका नंबर 1 हो गया है ना। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किन देशों के बीच, देशों की सीमाएं यूक्रेन के साथ साझी है, ठीक है। यूक्रेन के साथ कौन कौन, देखिए यहाँ भी चेंज कर दिया है, थोड़ा सा कैपिटल में किया है मैंने, चेक कर लीजिएगा। बेलारूस, रशिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ठीक है। 7 देशों के साथ, चूंकि वॉर हो रहा था इसलिए पूछ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा, एक कथन वायुमंडल से पूछा गया, देख लीजिए। भूमध्य रेखा से, ये देखिए यहाँ भी चेंज हुआ है, ये भी कैपिटल में है। मैं इसलिए अलग से बता दे रहा हूँ कि जहां जहां चेंजेस हुए हैं वो आपको कंफर्म कर दूं, नहीं तो फिर मालूम चलेगा कि, चूंकि जिनके पास हार्ड कॉपी है उनको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना। कौन सा सही पूछा गया है। अवरक्त किरणें जो है, तरंगे, सॉरी, अवरक्त जो तरंगे हैं निचले वायुमंडल में संकेंद्रित यानी डिपॉजिट होकर जलवाष्प द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अभी हमने इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को हमने ऊपर पढ़ा है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। मैं दिखा सकता हूँ, कमेंट करके बताइए क्या ये लाइन हमने पढ़ी है अभी ऊपर जलवाष्प वाले टॉपिक में। पहली चीज, कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज, आ, किसी का कमेंट नहीं आया, क्या बात है भाई। चलिए मैं पानी लेके नहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी लेके आ जाऊं, तब तक कमेंट कर दीजिए आप लोग, अगर आप लोग क्लास में हैं तो। चलिए,
तो अवरक्त किरण भूमध्य रेखा में अगर हम देखें और ध्रुवों पर टेम्परेचर का अंतर होगा। टेम्परेचर का अंतर का मतलब क्या है, यानी जो नॉर्थ पोल में आपको -40 है, भूमध्य रेखा पे क्या होगा 25 से 30 डिग्री। 30 डिग्री तो आपका मिनिमम होगा, यही होना है, ठीक है। लेकिन ये 10 गुना नहीं होगा यार, 10 गुना बहुत ज्यादा हो गया है ना। चलिए, सौर विकिरण का लगभग जो इंफ्रारेड है वो 49% होता है, तो 2/3 तो 66% हो गया। 50% मान सकते हैं, 66% बहुत ज्यादा हो गया। इंफ्रारेड वाष्प वेपर द्वारा अब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाइज जो चीजें हैं वो मिलती रहेंगी यूपीएससी में, और उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस के जो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक ही क्वेश्चन को कमाना पड़ता है। चलिए, लोअर एटमॉस्फेयर पे केंद्रित है, ठीक है, जलवाष्प, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अवरक्त किरणें सौर विकिरणों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, लेकिन ये दृश्य प्रकाशमान का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, इंफ्रारेड। ये भी एक लाइन है, रट लीजिए। दृश्य में प्रकाश में क्या होता है, वायलेट विबग्योर वाला, इसमें कि वायलेट से लेकर रेड तक, इसकी जो विबग्योर में वायलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दृश्य प्रकाश का मतलब, दृश्यमान प्रकाश का मतलब क्या, दूर तक देखने के लिए। तो रेलवे का जो, या ट्रैफिक सिग्नल देख लीजिए, या रेलवे का जो रेड लाइट जो होता है वो दूर से दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, अवरक्त किरण लाल रंग को एब्जॉर्ब, स्कैटर नहीं होने देता, जबकि बैगनी रंग को दूर से आप नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि उसका दृश्यमान प्रकाश जो है वो सबसे कम होता है। विबग्योर नाम सुना होगा, इन द रेनबो, है ना। चलिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, देखिए फिर से उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये 3 कटिबंध है, तीनों में से क्वेश्चन एक रहना है, ठीक है। चलिए, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मृदा पोषक से भरपूर होती है। मृदा पोषक कैसे हो जाएगा भैया, जब वर्षावन है तो पूरा तो मिट्टी बहा ले जाएगा वो तो, ये भी मैंने इसके पहले वाली क्लास में बता रखा है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव भार का द्रुत यानी तेजी से अपघटन होता है। हाँ, अपघटन तेजी से होगा, डिकम्पोज तेजी से होगा, सड़ेगा गलेगा जल्दी, तुम जल्दी जल्दी, लेकिन मिट्टी बहा के भी ले जाएगा, तो पोषक तत्व तो कहाँ बच रहा है भाई, ठीक है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। क्लियर, भरपूर नहीं होती बल्कि इनफर्टाइल होती है ना। तो मिट्टी का प्रकार जो है ऑक्सीसोल कहा जाता है इसको। पोषक तत्व तो नहीं होगा क्योंकि पोषक तत्व तो भारी वर्षा में बह जाएगा, लीचिंग हो जाता है वहां पे। तो अब एक और पॉइंट समझ लो, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में कौन सा प्रोसेस होता है, लिंचिंग या लीचिंग प्रोसेस होता है, ये भी याद रखना। जहां ज्यादा बारिश हो जाए, अब आपको ये लीचिंग प्रोसेस दे दिया और पूछ लिया कि कहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ पे ज्यादा होगा, पता होना चाहिए ना बॉस कहाँ होगा। जहां ज्यादा बारिश होगी, सीधी सी बात है यार, है ना। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज्यादा होगा नमी के कारण, हाई टेम्परेचर तो चीजें जल्दी से सड़ेंगी। गर्मी में दूध बाहर रख के देखिए क्या होगा, दूध का दही हो जाएगा, दही का मतलब वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा ना, बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव रहेगा। बैक्टीरिया एंड फंगी जो है उच्च तापमान और आर्द्रता में बहुत एक्टिव रहेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागर के बीच में विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। विपर्यास का मतलब क्या है भाई, ऐसे विपर सर्प की तरह। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच में तापमान, टेम्परेचर की बात हो रही है, अप्स एंड डाउन ज्यादा होता है क्या शीत ऋतु की अपेक्षा, फालतू की बात। जल की विशिष्ट गुप्त जो विशिष्ट उष्मा उष्मा जो होती है वो भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, सबको पता है, तभी तो वो गर्म होगी ना।
और फिर उसको जहां पे अगर आप देखिएगा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं जरा सा, क्योंकि एक ही बात को फिर दो बार बोलना पड़ जाएगा। लैंड और ओशन के बीच में सर्दियों की तुलना में जो टेम्परेचर का जो सबसे ज्यादा गैप देखने को जो मिलता है, वो सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलता है। गर्मी में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो गर्मियों में महाद्वीप जल्दी जो है, यानी लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा, महासागर धीरे धीरे गर्म होता है। ये भी मैंने पिछले वाली क्लास में बता रखा है। तो सर्दियों में भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है, नंगे पैर चला नहीं जाएगा, महासागर धीरे धीरे गर्म होगा, पानी है ना भाई। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भूमि की सतह से अधिक होती है पानी की, ठीक है। यानी पानी को गर्म करना या ठंडा करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नॉर्मल पानी को फ्रिज में रखिएगा तभी ठंडा होगा। तो महासागर दिन में गर्म होते हैं पर रात में ठंडे हो जाते हैं। 2012 में पूछा है, वेरी गुड। देखिए आ गया, यानी 12 में अगर आप कर रहे हैं तो आपको 23 में आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जबकि भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। महासागर में ऐसा नहीं है, महासागर धीरे धीरे गर्म होगा और रात में ठंडा होगा। वही रेगिस्तान वाला, दिन में देखो यार आग उगल रहा है, लेकिन रात में क्या हो जाएगा, राजस्थानी रजाई लेके सोना पड़ेगा, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित मानी जाती है, ठीक है। एस तरंग से पहले पी तरंग आएगा। तो भूकंप के जो तरंगे है एस पी एल, है ना, एस पी एल, ये तो पता ही होगा। तो पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि तरंगों के कण तरंग प्रसार की दिशा समकोणीय, समकोणीय मतलब ये 90 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह से जिगजैग कण होते हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। गर्मियों के दौरान जमीन पर तापमान तेजी से बढ़ता है और समुद्र में धीरे धीरे बढ़ता है। तापमान समुद्र में धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सर्दियों में क्या होगा, ये देखिए गड़बड़ है इसका। तो भूकंप से क्या लेना देना है भाई, आप लोगों ने इसका थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा फिर। ओहो, पूरा पढ़ाने का रिदम ही खत्म कर देते हैं। डिम्पल जी कहाँ रह गया ये वाला, किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया है ये रिपीट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माफी चाहूंगा मोहित अग्रवाल जी, इसको मैं ठीक करके कल आप लोगों को हम इस पर बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब जल्दीबाजी में तैयार करने पर यही हो रहा है कि ऊपर नीचे रिपीट हो जा रही है चीज। चलिए कोयले पे बात कर लेते हैं, तापीय शक्ति की बात कर लेते हैं। उन इनमें से किसी में भी समुद्र का जल का उपयोग नहीं होता। किसी में नहीं होता, ये कैसे यार? कोयला कोयला को धोना है तो समुद्र जल का भी यूज किया जा सकता है। उनमें से कोई भी जल संकट के जिले में स्थापित नहीं है। ये क्या क्या बात हुई? कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन है ना, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। कोयला तो बहुत सारे निजी स्वामित्व में है, ठीक है। मुंद्रा थर्मल स्टेशन है, देख लीजिए समुद्र वाले में ही है, उसका यूज हो रहा है। वाटर स्ट्रेस वाला जगह पे भी है, क्योंकि 1/3 थर्मल जो पावर प्लांट है जल तनाव स्थिति में ही स्थित है, इसीलिए उनकी जो ये पानी अगर वहां यूज कर रहे हैं तो वाटर स्कार्सिटी पैदा हो रही है। कोयला की बात करें तो एनटीपीसी ये और राज्य सरकारें, निजी कंपनी अडानी टाटा और आपका जो रिलायंस पावर है, जिंदल है, एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो निजी स्वामित्व में भी है। डिम्पल जी मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने ये वाला बताया था क्या ये ठीक करने के लिए? मुझे लगता है शायद नहीं बताया था। हाँ, इसीलिए इसीलिए मिस्टेक रह गया। चलिए चलिए इसी को रखते हैं यहीं पे, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम 2022 से करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।